सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो हमारी जो वेंडिगो की सीरीज़ चल रही है, उसके जो 3 पार्ट हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और आज ये जो वीडियो होने वाली है वो सीरीज़ का पार्ट 4 होने वाली है। तो यार, मैंने नोटिस किया है कि बीच बीच में ना मुझे नहीं पता कि आपने नोटिस किया या नहीं किया, तो बीच बीच में कुछ अजीब अजीब सी साउंड आने लगती है कि मतलब शी शी कर करके तो कभी कभार आती है, एकदम रेयरली जिसको बोलते हैं ना, तो आ जाती है। तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि ये जो मेरा माइक जो है वो शायद से थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब काफ़ी वक्त हो गया इसे यूज़ करते हुए, तकरीबन 1 साल। तो देखते हैं, नया जब भी ले पाऊँगा मैं तो मैं ले लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसी से मतलब काम चलाना पड़ेगा। तो इससे वॉइस भी इतनी साफ़ नहीं आ पाती है। तो मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास जैसे ही कोई अच्छा माइक ख़रीदने को पैसे हो जाएंगे तब मैं माइक जो है वो चेंज कर दूँगा। तब तक हो सकता है आपको कि बीच बीच में वो ग्लिच जो है या एरर है जो भी है वो सुनने को मिल जाए, तो उसके लिए दिल से सॉरी। और एक कल जो है वो मैंने कमेंट पढ़ा, तो उसमें गौरव नाम है भाई हमारा ही, ये भी कहानियाँ सुनते हैं हमारी। तो इन्होंने कमेंट किया, तो इन्होंने पूछा कि यह कहानी आप लाते कहाँ से, तो बहुत बुरा लगा। अरे यार भाई, गौरव भाई, और मैं ये खुद सारी कहानियाँ लिखता हूँ, जितनी भी सीरीज़ मेरी बनती है, जितनी भी मतलब कहानियाँ जो आती हैं। और एक आध कुछ कुछ कहानियाँ जो होती हैं ना, वो मैं फ़ॉरेन से, मतलब टेल्स वगैरह होती हैं, उनसे जो है इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस टेल में, स्टोरी में कुछ अच्छा मैसेज दिया गया है, इससे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं उसके ऊपर भी कहानियाँ बना देता हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है मेरी लिखी हुई होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं अगर किसी और के दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि ये शायद कहीं और से कहानियाँ लाता है, कहीं इंटरनेट वगैरह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी कहानियाँ हैं, ऑलमोस्ट सारी जो कहानियाँ वो मैं खुद ही लिखता हूँ। और ये सिर्फ अभी जो है वो ट्रेलर चल रहा है। रियल जो है मज़ा तब आएगा जब मैं अपना जो है असली मोड जो है वो ऑन करूँगा। तो उसके लिए मुझे पहले अभी माइक लेना पड़ेगा, तो ले लेंगे अभी। अभी शायद इसी से काम चल रहा है जब तक पैसे इकट्ठे नहीं होते। तो खैर, चलिए शुरू करते हैं वेंडिगो सीरीज़ के पार्ट 4 को। अगर हेडफोन नहीं लगाया है तो यार लगा लो, और कहानी जो है वो शुरू करते हैं। मार्टिन मार्टिन को हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, और सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। उस डरावनी हंसती हुई आवाज़ ने कहा, आज से तकरीबन काफी साल पहले मुझे जानवर से भी बदतर मौत दी गई थी। तब से लेकर आज तक मैं बदले की आग में चल रहा हूं। तुम्हें एक बात पता है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी चुटकियों में मार सकता हूं, लेकिन नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अभी तुम मेरे काम की हो। जब मार्टिन ने यह बात सुनी तब उसके माथे पर पसीना आ गया, और तभी उस आवाज़ ने कहा, क्या हुआ? सोच में पड़ गए कि आखिर तुम मेरे क्या काम आओगे? अरे बताता हूं। मैं पता है क्या करूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा। पहले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हें दर्द दूंगा। इतना दर्द कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा। पता है क्या करूंगा? जो तुम्हारी लवर है उसे अपने पास बुलाऊंगा। जवान जो हो गई है।
मैंने उसको। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसे मारकर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अपनी रानी बनाऊंगा। जैसे ही ये बात मार्टिन ने सुनी, मार्टिन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम भले ही मुझे मौत की नींद सुला दो, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारा घिनौना सा सपना है ना, वो सिर्फ सपना ही रहेगा। जैसे ही ये बात मार्टिन ने कही, वैसे ही उस बुरी काली शक्ति ने मार्टिन का जो हाथ था वो मोड़ना शुरू कर दिया और मार्टिन दर्द से चीखने लगा। वो चीख घर के बाहर तक जा रही थी और जब जूली ने वो आवाज़ सुनी, तब उसका जो दिल था वो बैठ सा गया। वो रोने लगी। उसने अपने पिताजी से, यानी कि गांव के मुखिया से कहा कि वो मार्टिन के पास जा रही है, वो उसे बचाने जा रही है। लेकिन जैसे ही ये बात गांव के मुखिया ने सुनी, तब उन्होंने कहा, वहां जाना कितनी बड़ी गलती है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटी। वो बुरी शक्ति सिर्फ मार्टिन को तड़पा रही है ताकि मार्टिन की चीख सुनकर तुम वहां चली जाओ। और यही वो चाहती है। वो चाहती है कि वो मार्टिन के सहारे कबीले के हर इंसान को मार दे, और वो जैसे ही तुम्हें मारेगी, वैसे ही वो मार्टिन की बॉडी पर कब्जा कर लेगी। इसलिए उसकी चाल में मत फंसो, समझी? जूली जानती थी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मार्टिन की जो चीख थी उसे सुनकर जूली का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन उस कमरे में बंद था और वो बुरी शक्ति उसे परेशान कर रही थी, उसे तड़पा रही थी ताकि वो और जोर जोर से चीखे। और उसकी चीख सुनकर जूली उस कमरे में आने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन वो बुरी शक्ति मार्टिन को जितना तड़पाती थी, मार्टिन सिर्फ चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कहता था कि जूली, यहाँ पर मत आना, भले ही मेरी मौत हो जाए। मार्टिन को सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। तभी उसे वहां पर एक रोशनी नजर आई और मार्टिन उस रोशनी की तरफ जाने लगा। और वो जैसे ही उस रोशनी की तरफ गया और उसने उस रोशनी को छुआ, तो वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया, जहां पर दूर दूर तक एक काला रेगिस्तान था, जहां की मिट्टी काली थी और आसमान में सिर्फ अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। और तभी मार्टिन ने अपने सामने जो देखा, उसे देखने के बाद उसकी जो रूह थी वो कांप गई। उसने देखा कि उसके पिताजी की लाश उसके सामने पड़ी थी, और जैसे ही उसने अपने पिताजी की लाश को देखा, उसकी हालत खराब हो गई और वो रोता हुआ अपने पिताजी की लाश के पास गया। और तभी उसने दूसरी तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी मदर की लाश भी दूसरे कोने में पड़ी हुई थी। और सबसे भयानक बात तो ये है कि उन दोनों की लाश सड़ी हुई थी। अपने माता पिता की सड़ी हुई लाश देखकर मार्टिन पागल सा हो रहा था। वो अपने माता पिता की लाश से लिपट कर रोने लगा और तभी उसके कान में एक आवाज आई, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे माता पिता का यही हाल होगा जो तुम देख रहे हो। मार्टिन खड़ा हुआ तो उसने देखा कि ये बात और किसी ने नहीं बल्कि उसके पिता की सड़ी हुई लाश ने बोली थी। और फिर उसके पिता की सड़ी हुई लाश अपने आप खड़ी हुई और उसने मार्टिन को देखते हुए कहा, क्या हुआ? डर लग रहा है? आओ ना,
आओ, बहुत बातें कर रहे थे कि नहीं, कुछ भी हो जाए जूली को मेरे हवाले नहीं करोगे। अब आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ जूली काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और उसके जो पिताजी थे वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए थे। इसका मतलब दिन हो गया था। और फिर जूली ने बाहर देखा तो सूरज निकल रहा था। जूली भागते हुए उस घर में गई और उसने जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। वो पूरा कमरा, वो पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। जूली को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर मार्टिन गया तो गया कहाँ। जूली को मार्टिन की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जहां सिर्फ उस बुरी शक्ति का राज चलता था। वो बुरी शक्ति मार्टिन को तरह तरह से परेशान कर रही थी। कभी मार्टिन को डरा रही थी, कभी मार्टिन को तड़पा रही थी, लेकिन मार्टिन हार मानने वाला नहीं था। वो बुरी शक्ति चाहती थी कि मार्टिन खुद ही जूली को अपने पास बुलाए और जैसे ही जूली मार्टिन के पास आए वैसे ही वो बुरी शक्ति जूली पर कब्जा कर ले। लेकिन किसी भी हालत में मार्टिन को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो सारे दर्द को सह रहा था। तभी अचानक से मार्टिन के सामने फिर से उसके पिताजी आ गए और उस बुरी शक्ति ने मार्टिन के पिता को तड़पाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मार्टिन के सामने उसके पिताजी तड़पने लगे तब मार्टिन से देखा नहीं गया और उस बुरी शक्ति ने कहा, कैसी निकम्मी नालायक औलाद है। हाँ, अपनी महबूबा के लिए अपने पिता को तड़पते हुए देख रहा है। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। हाँ, संतानें अपने माता पिता के लिए क्या क्या नहीं करती, और यहाँ पर एक है, ये दो कौड़ी का मार्टिन अपने पिता को तड़पते हुए देख रहा है। हाँ, कितना बुरा वक्त आ गया है। मार्टिन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पिताजी को तड़पते हुए देख नहीं पा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, मार्टिन बेटा, किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। तुम जहां पर हो वहां सिर्फ उस काली शक्ति का राज चलता है और वो काली शक्ति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें तड़पाकर, तुम्हें परेशान कर कर अपनी बात मनवाना चाहती है, और कुछ भी नहीं। जो तुम वहां देख रहे हो वहां वो सब सिर्फ एक भ्रम है और एक जाल है, उसके अंदर फंसना मत। मार्टिन के पिताजी ने, जो कि उसके सामने थे, उन्होंने मार्टिन से कहा, बेटा, बहुत दर्द हो रहा। ये जो कह रहा है इसकी बात मान लो। जूली को इसके हवाले कर दो, इसकी बात मान लो, बहुत दर्द हो रहा। मार्टिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मार्टिन के दिमाग में एक बात आई और उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, जब हम एक बार बचपन में शहर गए थे तब मैंने वहां पर क्या सवाल पूछा था आपसे? और फिर मार्टिन के पिता ने कहा, बेटा, मुझे याद नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये जो भी कह रहा है बात मान लो, बहुत दर्द हो रहा है। और फिर मार्टिन ने एक और बार कहा, मैं सारी बातें मान लूंगा, बस आप मुझे जवाब दे दीजिए। जब हम शहर में गए थे तब मैंने आपसे क्या पूछा था? जब मैं बहुत छोटा था मैंने वहां पर क्या देखा था? और वो दिन हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है, उसे आप भूल नहीं सकते। और फिर मार्टिन के पिताजी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा,
बड़ा समझदार है। तुझे पता चल गया कि मैं तेरे दिमाग के साथ खेल रहा हूं। कोई नहीं, मेरे पास और रास्ते भी हैं। तभी वहीं पर जूली दूसरी तरफ कमरे में पड़ी पड़ी रो रही थी और उसके बाद वो अपने घर में आई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। और फिर उसने अपने पुराने घर के मंदिर में जाने का फैसला किया। और जब उसने उस मंदिर को देखा तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, उसमें काफ़ी धूल जम गई थी। जूली ने मंदिर को साफ करने का फैसला किया और फिर वो मंदिर साफ करने लगी। रोते रोते उसने पूरा मंदिर साफ किया और उसके बाद उसने याद किया कि उसके पिताजी ने क्या कहा था। उसके पिताजी ने कहा था कि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है तब उसे हराने के लिए आपको उसकी मदद लेनी चाहिए जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो। और ऐसा सिर्फ एक ही था जूली के दिमाग में जो सबसे ताकतवर था, और वो था ईश्वर। वो मंदिर में रोते रोते ही बेहोश हो गई और वहीं दूसरी तरफ वो बुरी शक्ति मार्टिन को तड़पाती रही। जैसे ही रात हुई वो बुरी शक्ति मार्टिन को लेकर वापस उसी दुनिया में आ गई और वो बुरी शक्ति मार्टिन को फिर से उसी घर में लाकर तड़पाने लगी और मार्टिन के चिल्लाने की आवाज़ उस घर से फिर से आने लगी। और अब जूली की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो मार्टिन को बचाने के लिए उस घर की तरफ जा ही रही थी। उसने घर के बाहर पहला कदम रखा ही था, तभी उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया और वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से जूली का हाथ पकड़ लिया था और फिर जूली ने रोते हुए अपने पिताजी से कहा कि वो उसे जाने दे। मार्टिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, वो बहुत ज़्यादा दर्द सह रहा है और जूली मार्टिन को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। लेकिन फिर मार्टिन फिर से चिल्लाने लगा कि जूली कुछ भी हो जाए मत आना तुम, भले ही मेरी जान चली जाए। और फिर जूली के पिताजी ने कहा, बेटी मैं समझ सकता हूँ तुम मार्टिन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन समझदारी इसी में है कि तुम वहाँ ना जाओ, क्योंकि अगर तुम वहाँ चली गई तब तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो काली शक्ति मार्टिन को पलक झपकते ही मार देगी और वो तुम्हारे साथ क्या करेगी ये सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम वहां पर मत जाना। तभी जूली ने देखा कि मार्टिन उस कमरे से बाहर आ गया और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हालत में है। उसके शरीर से खून बह रहा था और वो रेंगता हुआ उस घर से बाहर आया। वो जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ खड़ा हुआ और उसने जूली को देखकर कहा, जूली बाहर आ जाओ, मैंने उस बुरी शक्ति को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। हमारे पास यही मौका है उस प्लांट को ढूंढने का, जल्दी बाहर आ जाओ। जूली तुरंत भागते हुए मार्टिन के पास आई और मार्टिन की हालत देखकर जूली काफ़ी ज़्यादा घबरा गई क्योंकि मार्टिन काफ़ी ज़्यादा घायल था। उसने मार्टिन को सहारा दिया और मार्टिन ने कहा, जल्दी से हमें उस प्लांट को ढूंढना होगा, जल्दी ढूंढते हैं। वो दोनों पूरे कबीले में घूमने लगे और उस चमकते हुए प्लांट को ढूंढने लगे। तभी काफ़ी देर भटकने के बाद उन्हें एक जगह पर वो चमकता हुआ प्लांट नजर आया। जैसे ही मार्टिन ने उस चमकते हुए प्लांट को देखा उसने जूली से कहा, चलो जूली, वो प्लांट मिल गया है, उसे ले लेते हैं। मार्टिन ने वो प्लांट लिया और जूली और मार्टिन दोनों वापस वहाँ से जाने लगे। जूली ने मार्टिन से कहा, जल्दी से जल्दी मेरे घर में चलते हैं, वरना वो बुरी शक्ति फिर से हम पर हमला कर सकती है। और फिर मार्टिन लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे जूली के सहारे उसके घर के दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था, तभी वो ज़मीन पर गिर गया और
मार्टिन ने कहा, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तुम उस घर के अंदर चली जाओ। और फिर जूली ने कहा कि वो मार्टिन के बिना नहीं जाएगी। वो मार्टिन को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मार्टिन का वजन कुछ ज़्यादा ही था। जूली से उठ नहीं रहा था मार्टिन। और फिर मार्टिन के सर से खून बह रहा था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो काफ़ी तेज़ तेज़ सांसें ले रहा था और मार्टिन की ऐसी हालत जूली को रुला रुला कर कमज़ोर कर रही थी। तभी मार्टिन ने जूली को अपने पास आने को कहा। जूली मार्टिन के पास आ गई और फिर मार्टिन जूली के कुछ ज़्यादा ही पास आने लगा। और फिर जूली ने कहा कि तुम ऐसी हालत में ये सब क्यों कर रहे हो? और फिर मार्टिन ने कहा, क्यों, मेरा कोई हक नहीं है क्या तुम पर? और फिर जैसे ही ये बात जूली ने सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और उसने कहा कि अभी शादी नहीं हुई है और ऐसे हालातों में तुम ये सब। और फिर मार्टिन ने ये सुनने के बाद कहा, अच्छा तो मतलब मेरा कोई हक नहीं है तुम पर, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, हाँ? और फिर जूली ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन ऐसे हालातों में तुम एक काम करो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, हम बचपन में पेड़ के नीचे कौन सी रंग की गेंद के साथ खेला करते थे? और जैसे ही ये बात मार्टिन ने सुनी तब मार्टिन सोच में पड़ गया और मार्टिन ने कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला इतनी पुरानी बात कैसे याद होगी मुझे? जैसे ही ये बात जूली ने सुनी उसने मार्टिन से कहा, तुम मार्टिन नहीं हो। और ये कहकर वो सीधा अपने पुराने वाले घर में भाग गई। और तभी मार्टिन तड़प तड़प के चिल्लाने लगा, जूली, जूली, अरे तुम अंदर क्यों चली गई? जूली, अरे जूली नहीं याद है मेरे को, अरे जूली। जूली, आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचोगी? अब बस बहुत हुआ। अब देखता हूं तुम मेरे पास कैसे नहीं आती। अब मैं अपनी पूरी शक्तियां दिखाऊंगा। जूली भागते हुए अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, आप कुछ करिए ना, मार्टिन तड़प रहा है। जिसके जवाब में उसके पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है बेटी, उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर उस बुरी शक्ति ने मार्टिन को जूली के सामने ही तड़पाना शुरू कर दिया। उसने पहले मार्टिन का एक हाथ तोड़ दिया, जिसकी वजह से मार्टिन काफी जोर से चीखा। और फिर उस बुरी शक्ति ने मार्टिन का दूसरा हाथ भी देखते देखते ही तोड़ दिया और मार्टिन के चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। तभी वहां पर कुछ शिकारी घूम रहे थे। उन शिकारियों के हाथ में बंदूक थी। मार्टिन की आवाज़ सुनकर वो कबीले के पास आने लगे और उन्होंने देखा वहां मार्टिन काफ़ी घायल हालत में पड़ा हुआ है। उन शिकारियों को लगा कि शायद मार्टिन के ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है, इसलिए वो मार्टिन के पास आने लगे। तभी जूली के पिताजी ने जूली से चिल्लाते हुए कहा, उन आदमियों को रोको, अगर उनमें से कोई उस बुरी शक्ति की नजर में आ गया तब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और फिर जूली ने चिल्लाते हुए उन सारे शिकारियों को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो शिकारी नहीं माने और वो मार्टिन के पास आते गए। और वही हुआ जिसका डर था। उस बुरी शक्ति की नज़र उन शिकारियों पर पड़ गई और फिर उनमें से एक शिकारी की आंखें जो थी वो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गई और उनमें से एक शिकारी पर उस बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया और उसकी
कब्जा करते ही वो जो शिकारी था वो काफ़ी डरावनी हरकतें करने लगा। उसने अपने शिकारी साथियों पर हमला कर दिया और उस शिकारी का हमला इतना ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक था कि वो जो बाकी के शिकारी थे उनके हाथों से बंदूकें जो थी वो गिर गई और वो शिकारी से डरने लगे। मार्टिन के हाथ जो थे वो टूट गए थे और वो ज़मीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। जूली सब कुछ देखकर रो रही थी। उसके सामने ही वो जो शिकारी था जिस पर उस बुरी शक्ति ने कब्जा किया था, उस शिकारी ने बाकी शिकारियों को मारना शुरू कर दिया और बाकी शिकारी काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने डर कर उस शिकारी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उस शिकारी पर कोई असर नहीं हुआ और फिर उस शिकारी ने बाकी के शिकारियों को पकड़कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया। और उसने जब सारे शिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद उस शिकारी ने एक शिकारी की लाश की टांग को उखाड़कर उसे खाना शुरू कर दिया। वो लाशों को ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों का भूखा इंसान खाना खाता है। वो एक एक करके उन लाशों के शरीर के टुकड़े कर रहा था और उन्हें बड़े आराम से खा रहा था और ये देखकर चूही का जो दिल था वो बैठा जा रहा था। इंसानी मांस, इसका स्वाद ही अलग है। और उसके बाद उसने जब सारी लाशों को खा लिया तब वो मार्टिन के पास आकर खड़ा हो गया और उसने मार्टिन का एक हाथ पकड़ा और वो मार्टिन का हाथ उखाड़ने ही वाला था। उसने उखाड़ने से पहले कहा, तेरी मोहब्बत तो झूठी है, देख लिया मैंने, वरना कोई दूसरी सच्चा प्यार करने वाली प्रेमिका होती ना तो इतना तड़पते हुए तुझे नहीं देख पाती। हाँ, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे खा लूंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। किसी काम का तो आएगा तू। मुझे लगा था कि अगर मैं तुझे तड़पाऊंगा तो तेरी जो महबूबा है मेरे पास आ जाए, लेकिन मैं गलत था। उसे तो अपनी जान की ज्यादा फिक्र है। तू शायद टाइम पास है उसके लिए, कोई बात नहीं, तू मेरे खाने के काम तो आएगा। वो शिकारी यानी कि वो बुरी शक्ति मार्टिन का हाथ उखाड़ने ही वाली थी, तभी उससे पहले ही जूली ने कहा कि वो आ रही है। और जैसे ही ये बात उसके पिताजी ने सुनी तब उसके पिताजी ने कहा, भूल से भी बेटी घर से बाहर कदम मत रखना। मैं जानता हूं कि तुम मार्टिन से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन अगर तुम उसके कब्जे में आ गई तब वो तुम्हें अपनी रखैल बना लेगा। लेकिन जूली को किसी बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और वो घर से बाहर चली गई। मार्टिन ने जब जूली को उस बुरी शक्ति के पास जाते हुए देखा तब वो गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा और वो जूली को मना करने लगा कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जूली के पास कोई और रास्ता नहीं था। जूली उस बुरी शक्ति के पास जाने लगी। जूली उस बुरी शक्ति के पास आकर खड़ी हो गई और उसने रोते हुए कहा कि वो मार्टिन को छोड़ दे और फिर वो बुरी शक्ति हंसने लगी। मैंने कहा था ना, हाँ, मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन कबीले को खत्म तो कर दूंगा, लेकिन थोड़ा मस्ती भी तो जरूरी है। ये कहकर वो जूली के पास आया और उसने जूली के शरीर पर हाथ रख दिया
जिसे देखकर मार्टिन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और जूली के जो पिताजी थे उनकी नज़रें भी नीची हो गई और वो भी रोने लगे। जूली की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन तभी जैसे ही उस बुरी शक्ति ने जूली के कपड़े उतारने की कोशिश करी, वैसे ही जूली बेहोश हो गई। और तभी जूली के शरीर से एक रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात के वक्त सूरज उग गया हो और वो रोशनी काफ़ी दूर तक जा रही थी। और जैसे ही वो रोशनी उस बुरी शक्ति पर पड़ी, तब वो जलने लगी। उस बुरी शक्ति ने जलते हुए कहा, ये क्या है? ये कौन सी रोशनी है? ये मुझसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये रोशनी आखिर है क्या? और तभी उस रोशनी में से एक स्त्री बाहर निकल कर आई। और जैसे ही मार्टिन ने उस स्त्री को देखा, तब उसके होश उड़ गए। मार्टिन के पिताजी भी हैरान थे, क्योंकि वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि उनके गांव की कुल देवी थी, जिनकी पूजा वो सालों से करते हुए आ रहे थे। और वो आज उनके सामने थी। उस बुरी शक्ति ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सब बेकार था। उसकी बुरी शक्तियों का कोई भी असर कबीले की जो कुल देवी थी उन पर नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके ही उसे बुरी शक्ति को घुटने पर ला दिया और वो बुरी शक्ति तड़पने लगी। ये हो क्या रहा है? ये नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। वो ये सब कह ही रहा था, तभी उस कबीले की कुल देवी ने उस बुरी शक्ति को जलाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो जो बुरी शक्ति थी वो जलना शुरू हो गई, और देखते ही देखते वो राख में बदल गया। वो चिल्लाता रहा जैसे पहले चिल्लाया था, और एक बार फिर से वो उसी दर्द का सामना कर रहा था। और वो देखते ही देखते राख में बदल गया, और उसकी राख हवा में कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। मार्टिन ये सब देखकर हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उनकी जो कुल देवी थी वो मार्टिन के पास आई, और उसके बाद उन्होंने मार्टिन के सर पर हाथ रखा, और उनके सर पर हाथ रखते ही मार्टिन का जो पूरा शरीर था वो पूरा ठीक होने लगा। उसके जो हाथ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे वो फिर से ठीक हो गए। सारे जख्म अपने आप भर गए, और मार्टिन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया। और उसे देखकर उन कुल देवी ने मुस्कुराते हुए मार्टिन को आशीर्वाद दिया। जैसे ही जूली के पिताजी ने, यानी कि उस कबीले के मुखिया ने, अपनी कुल देवी को अपने सामने देखा, तब उन्होंने अपने सर झुका लिए और वो रोने लगे। वो भागते हुए अपने कुल देवी के चरणों के पास आ गए, और तभी वो कुल देवी अचानक से जूली में बदल गई, और जूली वहीं पर तुरंत बेहोश होकर गिर गई। मार्टिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और फिर जूली के पिताजी ने बताया कि जूली के अंदर कुल देवी वास करती हैं, लेकिन जूली के पिता को इस बात का पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन आज उसे पूरा भरोसा हो गया। काफ़ी देर बाद जूली होश में आई, और जैसे ही जूली होश में आई उसने देखा कि मार्टिन पूरा ठीक था, और उसके हाथ में प्लांट्स भी थे। और जैसे ही उसने मार्टिन को ठीक हालत में देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने मार्टिन को गले से लगा लिया। और फिर मार्टिन ने कहा, ये आप क्या कर रही है? ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए,
हम सभी आपके बच्चे हैं, हम सभी आपके बच्चे हैं। जूली को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर मार्टिन कह क्या रहा है। और फिर जूली ने कहा कि आखिर तुम कह क्या रहे हो, तुम मुझे आप करके क्यों कह रहे हो। और फिर मार्टिन ने कहा, आप हमारी कुल देवी हैं, आपने हमारी जान बचाई, अब हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जूली को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, मार्टिन ये सब बातें बोल क्यों रहा है। और तभी जूली के जो पिता थे उन्होंने जूली को सारी बातें बताई। और जूली ने फिर हंसते हुए मार्टिन से कहा, जूली हंसने लगी और उसने मार्टिन से हंसते हुए कहा, हाँ मैं कुलदेवी हूँ, मेरी हर बात मानना तुम्हारा धर्म है। और फिर मार्टिन ने कहा, जी आपकी हर बात मैं मानूंगा, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, आप हमारी कुलदेवी हैं, आप ही की वजह से मैं जिंदा हूं। और फिर जूली ने कहा, जूली से शादी करने के बाद तुम हमेशा जूली को खुश रखोगे। और फिर मार्टिन ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। और फिर जूली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और फिर जूली ने कहा, शादी के बाद रात का खाना तुम बनाओगे। और फिर से मार्टिन ने कहा, हाँ मैं बना लूंगा, जैसा आपका हुक्म, आप हमारी कुलदेवी हैं, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। और फिर जूली ने कहा, हाँ एक और बात, खाना खाने के बाद सारे बर्तन भी तुम्हें ही धोने हैं। और फिर मार्टिन ने कहा, एक मिनट, आप तो कुलदेवी हैं, तो ऐसे तुच्छे मुच्छे काम क्यों कह रही हैं। और फिर जूली हंसने लगी। और फिर मार्टिन को पता चल गया कि जूली मजाक कर रही है। और तभी वहां पर सूरज की पहली किरण पड़ी और जूली के जो पिताजी थे वो गायब होने लगे। जूली अपने पिताजी को जाते हुए देखकर रोने लगी और उसने कहा कि वो रात को फिर मिलेगी। लेकिन जूली के पिताजी ने कहा, बेटी अब मैं इस दुनिया से जा चुका हूं, मैं बस तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करने ही आया था, अब कभी मुलाकात नहीं होगी, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। और जैसे ही मार्टिन ने ये बात सुनी तब मार्टिन ने कहा, आप सिर्फ हुक्म करिए मुखिया जी, आप जो कहेंगे वही होगा। और फिर जूली के पिताजी यानी कि उस कबीले के मुखिया ने कहा, बेटा अब वो बुरी शक्ति यहां से चली गई है, हमारी कुलदेवी ने उस बुरी शक्ति को खत्म कर दिया। अब इस कबीले में रहने में कोई खतरा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जितने भी कबीले के वासी थे सबको लेकर वापस यहाँ आ जाओ और इस कबीले को वापस बसाओ, इस कबीले का विकास करो, यहाँ पर स्कूल बनाओ, यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ और इस कबीले को एक अच्छे मुकाम पर ले जाओ, यही मेरी इच्छा है। और जैसे ही ये बात मार्टिन ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपने जो कहा है वही होगा मुखिया जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। और जूली के पिताजी ने जूली और मार्टिन को आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहना, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे। और ये कहकर मार्टिन के पिताजी वहां से गायब हो गए। उस कबीले के जितने भी लोग जहां पर भी थे, मार्टिन ने सबका पता लगाया और सबको फिर से वहीं पर बुलाया। मार्टिन ने उस कबीले का विकास किया, अपने पैसे लगाकर उसने वहां पर स्कूल बनाया ताकि कबीले का हर बच्चा पढ़ सके। उसने उस कबीले का विकास किया और उसके बाद उसने जूली के साथ शादी कर ली और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। ये थी सीरीज। हाँ, कैसी लगी आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको सीरीज़ जो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सीरीज़ जो है वो कैसी लगी और आवाज़ आपको ठीक ठाक लगी कि नहीं लगी। जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो कमेंट करके बताना। आज जो ये सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है, हम नई सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट कर देंगे जल्द ही।
तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।